Hi, hello, and welcome again to my show राशि लीला विद अंजलि। अब तक आप इस शो से काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हैं, राइट? अब तक आप जानते हैं कि ये शो मैं क्या बातें करती हूँ, ये शो किस चैनल का भाग है। तो भाई ये शो एक टाइनी टॉकीज चैनल का भाग है। इसके एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में मैं आपसे बातें करती हूँ। आपको तो मालूम ही है, अब तक तो आपने लाइक बटन भी दबाया होगा, शेयर भी किया होगा और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, इसलिए तो ये सब बातें आप तक पहुंचती है, राइट? पर अगर ना किया हो तो ये नेक काम तुरंत कर दीजिए ताकि आप तक ये बातें पहुंचने में देरी ना हो जाए। ये अली बाबा की गुफा आपके सामने बिल्कुल आसानी से खुल जाए मेरे दोस्तों। हाँ, और आपके कमेंट्स भी करते रहना। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, राइट? और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल सलाह चाहते हो या कंसल्ट करना है तो ये है मेरा नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? अब हम कुंडली के 12 घरों की सफ़र कर रहे हैं। हम सब घरों में जाके झांक के देख रहे हैं कि भाई ये घर क्या कहता है, कौन कौन से मेहमान बसते हैं इस घर में और ये इधर बसे हुए मेहमान हमको क्या फल दिलाते हैं, राइट? तो अब तक हमने पहला घर यानी असेंडेंट लग्न भाव, दूसरा घर यानी धन स्थान, तीसरा घर यानी पराक्रम स्थान, चौथा घर यानी सुख स्थान और पांचवा घर यानी अपत्य स्थान, इन 5 घरों का हम लोगों ने परिचय कर लिया है। अब इस एपिसोड में देखेंगे छठा घर और 7वां घर। लेकिन ये सिलसिला मतलब घरों की सफ़र का सिलसिला आगे लेके जाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हर एक इंसान की रुचि अलग अलग विषय में होती है, राइट? किसी एक विषय में किसी इंसान को हद से बाहर रुचि होगी, हद से बाहर इंटरेस्ट होगा, तो वही विषय में दूसरे आदमी को जरा कतई भी रुचि ना हो। ऐसा ही होता है ना? और दूसरी बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट में रुचि होना और उसका ज्ञान होना, ये भी दोनों बहुत बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अभी मुझे देखो, मैं फिल्में देखना पसंद करती हूँ, लेकिन फिल्में बनाना आता है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। या मैं सीखूं भी तो क्या मैं अच्छी फिल्म मेकर बना पाऊंगी? मुझे नहीं मालूम। या फिर किसी को स्पोर्ट्स में रुचि होती है, फिर वो खाली स्पोर्ट्स देखते हैं, क्या वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं? इन सब बातों का अपने कुंडली में बसे हुए ग्रह तारों से बहुत गाइडेंस मिलता है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान पाने के लिए या लोगों तक वह बातें पहुंचा के अच्छा ज्योतिषी होने के लिए भी कुंडली में विशिष्ट ग्रहों के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं माय फ्रेंड्स। ज़्यादातर लोग ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट लेते ही हैं, लेकिन कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इन बात में कतई रुचि नहीं है और उनका बिल्कुल विश्वास भी नहीं होता है। पर जो लोग इसमें रुचि लेते हैं, क्या वो सब लोग ज्योतिषी बन सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो चलो देखते हैं माय फ्रेंड्स, इस विषय में यानी ज्योतिष शास्त्र के विषय में ज्ञान लेके वह ज्ञान लोगों तक पहुंचा के उन्हें फलित देने के लिए यानी अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए कुंडली में किन ग्रहों के कौन से स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस जरूरी होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा के बिल्कुल सामने वाले घर में यानी अपोजिट हाउस में शनिदेव है, या फिर शनिदेव अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं, या फिर कुंडली में चंद्रमा और बुध ग्रह की युति है और इस युति को शनिदेव एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर ये तीनों ग्रह यानी चंद्रमा, बुध ग्रह और शनि ग्रह यानी सैटर्न, ये तीनों ग्रह युति योग में हो तो कोई भी इंसान अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। ये युति कौन से घर में और कौन से राशि में है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। बेसिकली ज्योतिषी बनने के लिए कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग या शुभ होना और साथ में गुरु ग्रह भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पूछो क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि बुध ग्रह जो है मर्क्यूरी, वह ज्ञान देता है और गुरु ग्रह यानी बृहस्पति यानी जुपिटर, वो देते हैं समझदारी। अब अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए ज्ञान और समझदारी दोनों की ज़रूरत होती है, राइट? वैसे ही कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यानी ये 3 त्रिकोण भावों की
शुभ स्थिति भी बहुत जरूरी है। बुध ग्रह और गुरु ग्रह के अलावा अगर शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, हाँ, और केतु ग्रह भी अगर सुस्थिति में हो तो मानो दूध में शक्कर। इनके अलावा भी कई ग्रह योग है जो एक जातक को अच्छा ज्योतिषी बनने के काबिल करते हैं या फिर एबल एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। लेकिन वो सब बातें बाद में, अभी इसकी इतनी ही इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी है मेरे दोस्तों। तो माय फ्रेंड्स, चलो चलते हैं 6th हाउस में, यानी छठे भाव में। तो माय फ्रेंड्स, ये है कुंडली का छठा भाव यानी 6th हाउस। इस भाव की नेचुरल राशि है कन्या राशि यानी वर्गो, और नैसर्गिक स्वामी है बुध ग्रह। ये कुंडली के शत्रु स्थान से माना जाता है। कुंडली के जो 3 अशुभ स्थान है वह है छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, यानी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। ये आप बाजू में देख रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये 6th हाउस है कुंडली का प्रथम अशुभ भाव। ये शत्रु स्थान से ही जाना जाता है, तो ऑब्वियसली ये भाव यानी ये घर दिखाता है कुंडली की निगेटिव बाजुएं, अपने ज़िंदगी की निगेटिव बाजुएं, यानी बीमारियां, क्योंकि इसे रोग स्थान भी कहते हैं। तो ये भाव बीमारियां दिखाएगा, ये भाव इंसान के शत्रु दिखाएगा, ये भाव इंसान के लोन्स दिखाएगा, कर्जे दिखाएगा। मतलब इस भाव से लोन, शत्रु, बीमारी, ये सब जिंदगी की जो काली साइड्स है वो दिखती है अपने को मेरे दोस्त। रिलेशंस में देखा जाए तो ये भाव है दर्शक अपने मैटरनल अंकल्स का, आंटियों का। ये भाव है अपने लेबर्स का भी और अपने कोवर्कर्स का भी। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये भाव क्या दिखाता है मेरे दोस्तों? ये भाग दिखाता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो शरीर के इन बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड बीमारियां ऑब्वियसली ये भाग अपने को दिखाएगा। अब और एक मज़े की बात ये है कि ये त्रिक स्थानों का फल, जो त्रिक स्थान मैंने अभी बताया आपको, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, तो ये त्रिक स्थानों का फल होता है विपरीत। यानी बाकी सब घरों में शुभ ग्रह शुभ फल देंगे और पाप ग्रह कम अच्छा फल देंगे, पर ये 3 भावों में शुभ ग्रहों का फल उल्टा यानी निगेटिव हो जाता है और पाप ग्रह इनमें जी भर के अच्छा फल दे देते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो चलो अब देखते हैं सब ग्रह इस घर में क्या फल देते हैं। सबसे पहले चलेंगे सूर्य देव यानी रवि यानी सन। अगर सन यानी सूर्य देव इस घर में अच्छी स्थिति में है तो वह जातक को बहुत अच्छा पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनाते हैं मेरे दोस्तों। और ऑब्वियसली साथ में शत्रुओं से तो बचाएंगे ही, क्योंकि ये शत्रु स्थान है और इसमें अपनी पावर दिखाने वाले सूर्यदेव जो है साथ में। हाँ, लेकिन यहाँ अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो, ये सूर्यदेव की स्थिति बिगड़ी हुई हो, तो आदमी को अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम या लेफ्ट आई के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं माय फ्रेंड्स। चंद्रमा यानी मून अगर इस घर में अच्छी स्थिति में है तो जातक को अच्छी सेहत का वरदान दे देते हैं। ऐसे जातकों को कोई ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति बिगड़ी हुई है तो जातक को ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी आ सकते हैं। यह जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेता है मेरे दोस्तों। मंगल ग्रह, जैसे मैंने पहले ही बताया, मंगल ग्रह है तो पाप ग्रह, लेकिन इधर वो शुभ ग्रह का काम करते हैं। मंगल ग्रह इस घर में जातक को हार्ड वर्किंग और कुशल यानी एक्सपर्ट बना देते हैं। जातक शत्रुओं पर आसानी से विजय पा लेता है माय फ्रेंड्स। हाँ, पर इस छठे घर में अगर मंगल ग्रह की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो जातक को एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर वो प्रॉब्लम्स बड़े होकर अल्सर तक भी जा सकते हैं। बुध ग्रह अगर अच्छी स्थिति में इस घर में है तो जातक को बहुत ज़्यादा शार्प माइंड देंगे। इसके साथ में, इस शार्प माइंड के साथ फेम यानी प्रसिद्धि भी मिलेगी जातक को। लेकिन अगर बुध ग्रह बिगड़ी स्थिति में है तो ये जातक मानसिक रोगी भी हो सकता है।
इस घर में गुरु ग्रह यानी जुपिटर अच्छी स्थिति में हो तो जातक बड़ा दयावान और दानशूर होता है। अपने से कम प्रिविलेज वाले लोगों के प्रति इसके मन में बहुत कंपैशन यानी दया होती है। ये जातक सबकी मदद करेंगे। यही अच्छी स्थिति वाले गुरुदेव इस जातक को धनवान भी बना देते हैं। हाँ, लेकिन अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या किसी पाप ग्रह की युति में हो या स्थिति बिगड़ी हुई हो तो जातक को लिवर के प्रॉब्लम्स, डायबिटीज ये हो सकते हैं। यहाँ बसे शुक्रदेव यानी वीनस ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक की शादीशुदा जिंदगी में सुख ही सुख देंगे, वरना अगर स्थिति बिगड़ी हुई है तो शादीशुदा जिंदगी में बिगाड़ देंगे। शनिदेव यानी सैटर्न अगर इस छठे घर में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो ये जातक को साहसी, करेजियस, धैर्यवान बना देते हैं। और अगर शनिदेव की स्थिति बिगड़ी है तो ये जातक को झगड़ालू बना देते हैं माय फ्रेंड्स। राहु इस घर में बहुत शुभ है मेरे दोस्तों। ये जातक को अट्रैक्टिव, डिग्निफाइड और नॉलेजेबल बनाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के बसे राहु जी इंसान को करोड़पति भी बना सकते हैं। और केतु के क्या कहने, केतु की ये सबसे कुंडली की बेस्ट प्लेसमेंट है मेरे दोस्तों। यह केतु जातक को अच्छी सेहत का सुख देता है, लॉन्ग लाइफ देता है, साथ में ज्ञानी, धनवान और यशस्वी भी बनाते हैं यहाँ के केतु। ये था कुंडली का छठा भाव यानी 6th हाउस यानी शत्रु स्थान। ये तो देख लिया हमने ये भी देख लिया कि ये कुंडली का एक सबसे पहला अशुभ स्थान है। त्रिक स्थानों में एक स्थान है। यहाँ क्या होता है, यहाँ विपरीत रीत चलती है सब ग्रहों की, है ना गजब की बात। हाँ, पर इसमें एक अहम बात ये है, अब तक हम जान चुके हैं कि हर घर में, चाहे घर कुंडली का कौन सा भी घर हो, पहला घर हो, 7वां घर हो, 10वां या 12वां, कौन सा भी घर हो, इस घर में बसे ग्रहों के फलित बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इन ग्रहों की अच्छी स्थिति या बिगड़ी स्थिति पर इनके फल निर्भर करते हैं। इसलिए बस इतना संक्षिप्त में कोई भी ग्रह का डिटेल फलित यानी पूर्ण फलित मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ माय फ्रेंड्स। हाँ, इतना कह देती हूँ कि अच्छी स्थिति कौन सी है और बिगड़ी हुई स्थिति ग्रह की कब कहते हैं। अच्छी स्थिति कब रहती है ग्रहों की, जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में हो यानी एग्जॉल्टेशन साइन में हो तो वह ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। कोई भी ग्रह अपनी खुद की राशि में भी बहुत अच्छे फल देता है। वैसे ही कोई ग्रह जब शुभ कर्तरी में हो यानी दो शुभ ग्रहों के बीच में हो, यानी अगर चंद्रमा, गुरु ग्रह और बुध ग्रह इन दोनों शुभ ग्रहों के बीच में हो, या फिर राहु भी अगर चंद्रमा और शुक्र ग्रह इन दोनों शुभ ग्रहों के बीच में हो तो उनका फलित, अच्छा फलित थोड़ा बढ़ जाता है। और एक बात, जिन ग्रहों पर अच्छी स्थिति में स्थित गुरु ग्रह की यानी जुपिटर की दृष्टि पड़ती है। अब जुपिटर की दृष्टियाँ कौन सी है माय फ्रेंड्स? जुपिटर अपने स्थान से 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं। तो अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए किसी भी ग्रह पर तो उसके अच्छे फल बढ़ जाने हैं। कोई भी ग्रह किसी दूसरे अच्छे ग्रह के युति योग में अगर हो तो वह भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट कही जाती है ज्योतिष शास्त्र में। तो ये हमने देख ली किसी भी ग्रह की अच्छी स्थिति कब मानी जाती है। अब देख लेते हैं कोई भी ग्रह की स्थिति बिगड़ी हुई कब मानी जाती है। जब कोई भी ग्रह अपने नीच की राशि में स्थित हो यानी अपने डेबिलिटेशन साइन में फंसा हो तो वह ग्रह के फल अशुभ होते हैं। कोई भी ग्रह जब पाप कर्तरी में फंसा हो यानी दो पाप ग्रहों के बीच में उसके फल कट जाते हैं। या फिर कोई भी ग्रह अपने शत्रु की राशि में हो तो भी उसके फलों में कमी आती है। ये तो आप समझ ही लेंगे मेरे दोस्तों। अगर कोई भी आदमी या कोई भी इंसान अपने शत्रु के घर में जाके रहेगा तो क्या वहाँ वो अच्छा अपना कार्य कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं ना। वैसा ही इन ग्रहों का भी है। शत्रु के घर में कोई भी ग्रह अच्छे फल इतने नहीं दे पाते हैं। अब इन सब प्लेसमेंट्स के बावजूद और एक बात भी है,
जिस पर उसका फलित निर्भर करता है। वो बात ये है कि वह ग्रह जो कुंडली में जो एक स्पेसिफिक स्थान में स्थित है, वह ग्रह कौन से दूसरे घर का स्वामी है। अगर चंद्रमा कुंडली में छठे घर के स्वामी हो या अष्टम भाव के स्वामी हो तो उनके फलित में कमी रह जाती है। कोई भी ग्रह अगर राहु के या फिर शनि देव के या फिर केतु के युति योग में हो, यानी इन ग्रहों से 7 अंश के अंदर की दूरी में हो, तो वह ग्रह जिस स्थान का स्वामी है उस स्थान के फलों में कमी आती है। अब एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर ये बाजू की कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली में कर्क लग्न दिखाया गया है और कर्क लग्न का चतुर्थेश होता है शुक्र ग्रह, क्योंकि कुंडली के 4 नंबर के घर में तुला राशि आएगी और तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तो इस कर्क लग्न के कुंडली का चतुर्थेश हो गया शुक्र। तो अब ये शुक्र ग्रह सप्तम स्थान में है, तो इसका फल अच्छा होना चाहिए, एम आई राइट? पर ये नहीं होगा, क्योंकि है राहु के बिल्कुल युति योग में फंसा है। ये शुक्र का डिग्री है 9 एंड राहु है 10 डिग्री पर। ये शुक्र ग्रह सप्तम स्थान के अच्छे फलों में भी कमी देगा, क्योंकि ये राहु के युति योग में है। और ये सेम शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान के फलों में भी कमी देगा, शुभ फलों में भी कमी देगा, क्योंकि ये चतुर्थेश है। ये चतुर्थ भाव का स्वामी राहु ग्रह के युति योग में है। तो पाप ग्रह की युति योग में फंसा कोई भी भाव का भावेश अपने फल देने में, अच्छे फल देने में कमी करता है। आई बात आपके समझ में? तो इसी का नाम तो जिंदगी है। और क्या है ये जिंदगी? कठिन है, गहन है, गूढ़ है, प्रॉब्लम से भरी पूरी है, लेकिन आखिर है ये गॉड गिफ्ट ही है ना। तो ये शास्त्र हमें ये भी चीज़ सिखाता है कि इन सब प्रॉब्लम से परे होकर हमें एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीनी है। मैं बहुत सारी कुंडलियाँ देखती हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं मेरे दोस्तों, जिनके कुंडली में कई एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं देखती हूँ उनके पास पैसों के प्रॉब्लम्स हैं, उनके रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम मुझे दिखाई देते हैं, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन फिर क्या ये सब लोग रोते रोते ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं इन सब लोगों को हंसते हंसते ज़िंदगी गुजारते देख लेती हूँ। हाँ, मैं उन्हें मानसिक शांति के लिए उपाय ज़रूर बताती हूँ और पॉजिटिव रहने के लिए जो करना चाहिए वो बताती हूँ। लेकिन इन लोग रोते नहीं हैं मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, एक पते की बात कह रही हूँ, इन लोगों ने अपने ज़िंदगी के खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दे रखा है, इन ग्रहों के हाथ में भी नहीं। इन लोग अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल खुद पकड़े बैठे हैं। तो जब इन्हें चाहिए खुशी मिल जाती है मेरे दोस्तों। हमें यही बात तो सीखनी है ज़िंदगी से, है ना। तो चलो, हो गया अपना छठा घर, अब चलते हैं 7वें घर पर, 7th हाउस पर। तो दोस्तों, ये है कुंडली का सप्तम स्थान, यानी 7th हाउस। इस सप्तम स्थान की नेचुरल साइन क्या है मेरे दोस्तों? इसकी नेचुरल साइन है तुला, यानी लिब्रा, और इसके नैसर्गिक स्वामी हैं शुक्र ग्रह। ये स्थान विवाह स्थान नाम से जाना जाता है। ये अपने एसेंडेंट जो है प्रथम स्थान, इससे बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में है ना। तो इसको डिसेंडेंट भी कहते हैं। प्रथम स्थान एसेंडेंट, 7th स्थान डिसेंडेंट। प्रथम स्थान दर्शाता है खुद को, अपने स्वयं को, और ये भाव खुद के बिल्कुल अपोजिट यानी अपने पार्टनर्स को दर्शाता है मेरे दोस्तों। ये भाव दर्शाता है अपने लाइफ के पार्टनर्स को, अपने मैरिज के पार्टनर्स को। किसकी लिव इन रिलेशनशिप है तो उन पार्टनरों को भी ये 7वां भाव ही दर्शाता है। बिजनेस पार्टनरों को भी ये 7वां भाव ही दर्शाता है माय फ्रेंड्स। तो क्या दिखाएगा ये भाव? ये भाव दिखाएगा जातक के पार्टनर कैसा या कैसी होगी, जातक के प्रति पार्टनर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जातक कितना केयर करता है अपने पार्टनर से, कितना प्यार करने की उसमें क्षमता है, सब कुछ पार्टनर के बारे में
सब कुछ बताएगा ये भाव अपने को। जैसे मैंने बोला, दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लव अफेयर्स, यानी लिव इन पार्टनरशिप्स ऑल्सो। 5वां भाव रोमांस के बारे में बताएगा और ये 7वां भाव बताएगा रोमांटिक पार्टनर्स के बारे में। 5वां भाव अपनी खुद की क्षमता बताएगा, रोमांस कैसा रहेगा ये बताएगा, और ये 7वां भाव बताएगा रोमांटिक पार्टनर कैसा रहेगा, जातक को लाइफ में पार्टनर्स कैसे मिलेंगे। विदेश यात्राएं भी यही भाव से देखी जाती है। बॉडी पार्ट्स में ये भाव पेट के नीचे वाले हिस्से दिखाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, पेल्विस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये भाग दर्शाता है मेरे दोस्तों। तो चलो देखते हैं ये मैरिज हाउस में सब ग्रह अपने कौन कौन से रंग छिड़कते हैं। रवि यानी सूर्यदेव यानी सन, इस ग्रह का, ये ग्रहों के बादशाह का इस घर में फल बिल्कुल कंडीशनल है मेरे दोस्तों। अगर अच्छी स्थिति में है तो ठीक, वरना बिगड़ी स्थिति जातक के पार्टनर को बहुत अहंकारी या इगोइस्टिक बना देते हैं और इसके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चंद्रमा इस घर में बहुत अच्छे फल देते हैं मेरे दोस्तों। इस घर में बसे चंद्रमा जातक को लविंग, कंपैशनेट और सपोर्टिंग पार्टनर बहाल करते हैं। यह जातक पार्टनर के ऊपर इमोशनली अवलंबन भी रहता है और शादीशुदा जिंदगी का या पार्टनर के साथ जिंदगी का भरा पूरा आनंद भी लेता है मेरे दोस्तों। अब मंगल ग्रह, मैंने पहले ही बताया है कि इस हाउस ऑफ मैरिज में, विवाह स्थान में मंगल ग्रह का होना जातक को मांगलिक बना देता है। ये मंगल ग्रह इस घर में शांतिपूर्ण फल नहीं देते हैं मेरे दोस्तों। ये शादीशुदा जिंदगी में तनाव पैदा कर देते हैं। झगड़ों की वजह से शादीशुदा जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल हो सकती है माय फ्रेंड्स। बुध ग्रह, इस घर में बुध ग्रह का फल मंगल ग्रह के फल से बिल्कुल अपोजिट है मेरे दोस्तों। जातक अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि पार्टनर के घर वालों से भी बहुत अच्छे संबंध बना लेता है। बुध के अच्छे स्थिति का इस घर को ये वरदान है माय फ्रेंड्स। इस जातक का 7वें घर में बुध ग्रह होने के कारण लाइफ में अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल रहता है और इसकी ही वजह से उससे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बने रहते हैं। गुरु ग्रह यानी जुपिटर, यहाँ के बसे ये गुरु ग्रह या जुपिटर जी जातक को गुड लुकिंग पार्टनर देते हैं। इस जातक की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये दोनों क्वाइट केयरिंग नेचर के रहते हैं। शुक्रदेव यानी वीनस, अब शुक्रदेव के इस घर में क्या कहने, ये तो शुक्रदेव का बिल्कुल अपना घर है भाई, होम पिच। यहाँ तो उन्हें अच्छे फल देने ही है। जातक अपने पार्टनर के प्रति काफी डिवोटेड रहेगा। इस शुक्र के कारण द पर्सन विल एक्सपेक्ट रोमांस इन द रिलेशनशिप। शनिदेव का फल इस घर में कुछ इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि शनिदेव इस विवाह स्थान में विवाह की देरी कर देते हैं। जातक के और जातक के पार्टनर की उम्र में काफ़ी अंतर देते हैं ये शनिदेव। हाँ, पर यहाँ के ये धीर गंभीर शनिदेव जातक को रिलेशनशिप में आए हर एक कठिनाई से परे होने का धैर्य और साहस भी बहाल करते हैं। ये इस बसे शनिदेव की एक अच्छी बात है। राहु इस घर में बिल्कुल अशुभ फल देता है मेरे दोस्तों, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो, लिव इन पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर। यहाँ के स्थित राहु ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। ये जातक अपने लाइफ में विश्वासार्हता की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स भुगत लेता है। केतु ग्रह की भी प्लेसमेंट इस घर में शुभ नहीं है मेरे दोस्तों। इस ग्रह की वजह से रिलेशनशिप्स बिगड़ती है और इन बिगड़ी हुए रिलेशनशिप्स का असर जातक की हेल्थ पर पड़ता है मेरे दोस्तों। स्पॉइल्ड रिलेशनशिप्स कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स टू द पर्सन। हमने अब यहाँ इस एपिसोड में 6th और 7 हाउस की छानबीन तो कर ली। आगे वाले एपिसोड्स में अगले भाव देखेंगे ही, फिर उसके आगे हर ग्रह के फल देखेंगे। यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा माय फ्रेंड्स। पर मेरी आपको एक डायर रिक्वेस्ट है। क्या है वह रिक्वेस्ट? ये जो हम यहाँ फलित देख रहे हैं, हर भाव के हर ग्रह में बसे हुए ग्रहों के फलित, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं,
ये कैसे है? ये बिल्कुल पानी में तैरते हुए बर्फ़ की तरह है मेरे दोस्तों। बर्फ़ जितना पानी के ऊपर दिखता है उससे कई गुना पानी के अंदर होता है। तो ये फली भी ऐसे ही है। तो द बॉटम लाइन इज विदाउट राइट एंड डीप नॉलेज, खुद की कुंडली देखकर कोई भी निगेटिव अनुमान मत निकालें। हाँ, अगर आपको पॉजिटिव अनुमान निकाल के खुश होना है तो गो राइट अहेड, आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर निगेटिव अनुमान बिल्कुल भी मत निकालना, मायूसी बिल्कुल भी मत लाना। जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम के लिए, शादीशुदा जिंदगी हो, मैरिज काउंसलिंग हो, बच्चों के प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, करियर की गाइडेंस हो, इन सब बातों के लिए किसी भी अच्छे ज्योतिषी की सलाह बिल्कुल लीजिए। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए या फिर कोई ऐसी वैसी शॉपिंग के लिए, इन सब बातों के लिए कुंडली या पंचांग बिल्कुल भी मत देखा कीजिए। जैसे मैंने बताया, ये खल करने से आप खुद को छल में डालेंगे। इससे अच्छा है खुश रहो। अब इसी नोट के साथ इस एपिसोड के लिए मैं अंजलि आपको बाय बाय करना चाहती हूँ। तो विदा करने से पहले, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।